गुड इवनिंग क्लास। एसीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर तरन्नुम और आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे आज। क्या होता है अम्ल, क्षार और लवण, है ना। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा ये अम्ल, क्षार, लवण ये हमको पढ़ना ही क्यों है ना। हमको पढ़ना ही क्यों है ये अम्ल, क्षार और लवण। तो होता क्या है, जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं उनको क्या है, इन तीन भागों में बांटा गया है। मतलब कोई भी पदार्थ होगा रासायनिक, या तो वो अम्ल होगा, या तो वो क्षार होगा, या तो वो लवण होगा, है ना। ये तीन ही चीज हो सकती है उनकी, है ना। जैसे आप पदार्थ की अवस्थाओं में पढ़े थे कि कोई या तो ठोस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है। मुख्य रूप से ये तीन ही चीज है ना, पदार्थ की अवस्थाओं में। उसी तरह रासायनिक पदार्थ है ना, या तो अम्ल हो सकता है, या तो क्षार हो सकता है, या तो लवण हो सकता है। तो इनमें वर्गीकृत किया गया है रासायनिक पदार्थों को। इनके अलावा भी एक चीज होती है, उनको क्या कहते हैं, उदासीन। इन तीनों के अलावा भी एक चीज होती है, उसको क्या कहते हैं, उदासीन, न्यूट्रल, है ना। ये न्यूट्रल या उदासीन क्या है, न्यूट्रल या उदासीन कहने का सीधा सा मतलब है जो ना तो अम्ल होगा, ना तो क्षार होगा, ना तो लवण होगा, है ना। वो अलग क्वालिटी रखा है। एकदम सिंपल सा इंसान है कोई, समझ लीजिए। उदासीन क्या है, एकदम सिंपल सा है। जैसे कौन, पानी, है ना। पानी क्या है, उदासीन है। ठीक है, आगे अभी जब हम पढ़ लेंगे अम्ल, क्षार और लवण तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि पानी उदासीन कैसे है, कैसे न्यूट्रल है ना। तो आप बस इतना समझिए कि जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं वो या तो अम्ल हो सकते हैं, या क्षार हो सकते हैं, या लवण हो सकते हैं। उनके अलावा भी एक चीज होती है उदासीन, जैसे पानी, है ना। वो ना तो अम्लीय होगा, ना क्षारीय होगा, ना लवणीय होगा। वो इन सब से हट करके होगा उदासीन। इन तीनों में से किसी का भी गुण नहीं दिखाएगा, वो सामान्य सा होगा, बिल्कुल सिंपल सा इंसान समझ सकते हैं, जैसे पानी। आगे देखते हैं, चलते हैं, अम्ल क्या होता है ना। व्हाट इज द एसिड। अम्ल है क्या। सबसे बड़ी बात आती है जब हमको ये पढ़ना है कि अम्ल, क्षार, लवण ये तीन चीज में ही बांटे गए हैं चीजों को, रासायनिक पदार्थों को। तो पहचान लें कि कैसे पहचानते हैं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल या एसिड क्या होता है। तो पहले लोगों की मान्यता थी कि चीज़ों को टेस्ट कर लिया जाए, है ना, चीज़ों को चख कर बताया जाए कि वो क्या है। तो इसीलिए पहली की जो अवधारणा थी, तो वहाँ स्वाद के आधार पर बताया जाता था। तो हम भी देख लेते हैं कि स्वाद के आधार पर अच्छा होता क्या है ना। तो ये जो अम्ल होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अब आप ही सोचिए, कोई अननोन चीज है जिसके बारे में हमको पता नहीं है, हमको कोई दिया है और कह रहा है तुम हमको चख के बताओ ये खट्टा लग रहा क्या। अगर खट्टा होगा तो आपका एसिड होगा, यानी अम्ल होगा। तो पॉसिबल नहीं है ना कि सारी चीजों को चखा जाए, क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये स्वाद वाली थियरी को फेल कर देते हैं ना, कि हम स्वाद के आधार पर बताएंगे कि वो क्या है, अम्ल है या क्षार है। तो इस चीज को हम फेल कर देते हैं। कोई दूसरी चीज बताइए जिससे हम पहचान सके कि ये अम्ल है ना। तो दूसरी बात हम क्या करते हैं, पीएच पर देख लेते हैं। पीएच मतलब क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो पीएच एक स्केल आता है, पीएच एक क्या स्केल आता है, उससे नापा जाता है ना। जैसे थर्मामीटर आता है नापने के लिए बुखार, वैसे पीएच भी आता है ना। पीएच क्या करता है, एसिडिटी, अम्लीयता और क्षारीयता को नापता है। तो इस पीएच के आधार पर हम बता सकते हैं कि अम्लीय है या क्षारीय है। तो कितना पीएच होगा तब हम अम्लीय कहेंगे। पीएच जो होता है, अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। ठीक है, अच्छा, अगर तीसरी बात कहे कि मान लीजिए आपके पास पीएच भी नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे कि वो अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो एक आपके साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आर्हीनियस, है ना। क्या नाम था, आर्हीनियस। आर्हीनियस को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल इनकी क्या कॉन्सेप्ट थी ये चीज देख लेते हैं, है ना। आर्हीनियस ने क्या कहा कि अम्ल जो होगा वो जलीय विलयन में H+ आयंस देगा, है ना। क्या कहे, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इन्होंने एक चीज क्या कह दी, शर्त लगा दी, है ना, कि जलीय विलयन में
अगर जल में हम उसको मिलाएंगे तब वो H+ आयन देगा, अगर जल में ना मिलाएं तो इनकी थ्योरी के बाद एक और थ्योरी आती है, किसकी? ब्रांस्टेड और लोवरी की, है ना। क्या नाम है उनका? ब्रांस्टेड एंड लोवरी। ये भाई साहब क्या कहते हैं, जैसे आपके आर्हेनियस ने कहा कि ये जलीय विलयन है, मतलब पानी में मिलाने के बाद हमको क्या देंगे? अम्ल H+ आयन देंगे। तो यहाँ पे ब्रांस्टेड लोहरी आते हैं। ब्रांस्टेड लोहरी कहते हैं कि अम्ल उसको भी कह सकते हैं जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है ना, प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, यानी अम्ल प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। ठीक है, लुईस अवधारणा के आधार पर देख लेते हैं। लुईस अवधारणा क्या थी? लुईस अवधारणा के आधार पर क्या होता है, मतलब कैसे लुईस अवधारणा के आधार पर बताएंगे कि अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, लुईस की बात, जहाँ लुईस बात आ जाए वहां मतलब इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात कर रहा है। लुईस अवधारणा के आधार पर अम्ल जो होते हैं, अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, है ना, एक्सेप्ट करते हैं। कौन? अम्ल। किसके आधार पर? लुईस अवधारणा के आधार पर, है ना। ये आपकी 5 बातें हुई। इसके अलावा भी और तरीका है अम्ल को पहचानने का, जैसे कैसे? लिटमस पेपर से पहचान सकते हैं, है ना। किसके आधार पर? लिटमस पेपर के आधार पर। अब लिटमस पेपर आपके कितने कलर में आता है? 2 कलर में आता है ना, या तो नीला आएगा या तो फिर लाल कलर में आएगा। लिटमस पेपर आपकी ये इन दोनों कलर में आता है। ठीक है, तो अगर यहां से एक ट्रिक देखिए, क्या है? अनिल, है ना, अम्ल क्या करता है? नीले को लाल में बदल देता है। ठीक है, तो लिटमस पेपर, अगर नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डाल दिया जाए, अगर नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डाल दिया जाए तो वो लाल कलर में बदल जाता है। ट्रिक देख लीजिए यहाँ पर क्या है याद करने के लिए, अनिल, है ना। ट्रिक क्या है? अनिल, आ मतलब अम्ल, ना मतलब नीला और ला मतलब लाल, है ना। मतलब अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कलर में बदल देता है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 7वीं पॉइंट देखते हैं कि जो आपका अम्ल है जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होता है। इतनी बात समझ में आई? यानी हमको अम्ल पहचान रहे थे अब तक, है ना। अम्ल के चाहे गुण कह लीजिए आप, अगर इस तरह से पेपर में पूछ लेता है कि अम्ल के गुण को लिखिए, तब भी आप ये लिख सकते हैं। या फिर आपसे पूछ ले कि कोई अम्ल कैसे पहचानेंगे, तब भी आप ये बता सकते हैं, है ना। क्या कहेंगे? अम्ल या क्षार वो होता है जो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या कहते हैं? अम्ल का जो पीएच होगा वो क्या होगा? 7 से कम आएगा। पीएच मीटर से नापने पर हम जब नापेंगे किसी अम्ल का पीएच तो वो 7 से कम आएगा। ठीक है, आर्हेनियस एक क्या होते हैं? साइंटिस्ट। ये आके क्या कहते हैं कि अम्ल क्या करेगा? जलीय विलयन में H+ आयन देगा। मतलब कहने का वो अम्ल होते हैं जो जल में घोलने के बाद H+ आयन दे देते हैं। किसके हिसाब से? आर्हेनियस के हिसाब से। फिर इन्होंने एक शर्त लगा दी ना कि जलीय विलयन, तो इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं ब्रांस्टेड एंड लोवरी। ये कहते हैं कि अम्ल वो होते हैं जिनके पास प्रोटॉन देने की क्षमता होती है।
ठीक है, प्रोटॉन देने की क्षमता होती है। आगे क्या कह रहे हैं, लुईस अवधारणा के आधार पर देखेंगे, जहां लुईस शब्द आ जाए वहां आप समझ जाइए कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना। तो अम्ल क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ग्राही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लिटमस पेपर पे बात कर लेते हैं। लिटमस पेपर आपका क्या आता है, 2 कलर में, नीले और लाल में, ठीक है। तो अगर हम अम्ल में नीले लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो लाल कलर में बदल देगा। इसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बताई अनिल की। सेकंड आपका आता है नेक्स्ट, अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होता है। आपको अम्ल पहचान गए होंगे। अब आगे देखते हैं कि क्षार क्या होता है, ठीक है। क्षार यानी बेस। देखिए अब हम सेकंड वाला पढ़ने वाले हैं। क्या अम्ल हम पहचान गए, अब क्षार के बारे में आते हैं। क्षार क्या होता है, यानी बेस, ठीक है। बेस यानी क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके स्वाद के बारे में हमने अम्ल कैसे पहचाना था, स्वाद के आधार पे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, स्वाद के आधार पर पहचान लेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि क्षार स्वाद में कसैला होता है, चाहे इसको तीक्ष्ण भी लिख सकते हैं आप, तीक्ष्ण अप्रिय लगने वाला है ना, तीक्ष्ण या कसैला होता है, ठीक है। सेकंड बात हमने किस पे की बात की थी, पीएच पर। क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद क्या बात की थी, आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में बात की थी। तो यहाँ से लिखते हैं, आर्हेनियस के आधार पर आर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या करते हैं, H+ आयन कौन देता था, अम्ल देता था। यहाँ पर कहते हैं क्षार OH- देता है, ठीक है। लेकिन कहाँ, जलीय विलयन में, क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन आते हैं, ब्रांस्टेड एंड लोवरी। ब्रांस्टेड एंड लोवरी क्या कहते हैं, इन्होंने प्रोटॉनों के बारे में बात की थी। इसके पहले जो अम्ल था वो क्या करता है, उसके पास क्षमता होती है प्रोटॉन को देने की, और यहाँ पर क्षमता होती है, ब्रांस्टेड लोवरी कहते हैं कि क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है, ठीक है। आगे क्या बात कही थी, लिटमस पेपर। पांचवा, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है, ठीक है। इसके पहले अम्ल वाले में क्या देखे थे, वहां नीले से लाल में बदल रहा था, यहाँ क्या कर रहा है, लाल से नीले में बदल रहा है, ठीक है। आगे छठवीं पॉइंट पे, लुईस अवधारणा के आधार पर लुईस अवधारणा की बात कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मों की बात कर रहा है। क्षार जो होता है, क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। अम्ल कैसा था, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही था। लुईस अवधारणा के हिसाब से अम्ल क्या था, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, ये क्षार है, ठीक है। इतनी बात हो गई। आगे अब इसी तरह हम अम्ल और क्षार को अलग अलग कर सकते हैं, जितनी भी पॉइंट्स आपको बताएगी, मतलब स्वाद के आधार पर, पीएच के आधार पर, लिटमस पेपर के आधार पर, है ना, लुईस अवधारणा के आधार पर, या फिर ब्रांस्टेड लोवरी, या फिर आर्हेनियस के आधार पर। इन सभी चीज़ों के आधार पर हम अम्ल और क्षार में अंतर कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या है।
अम्ल और क्षार को हम पहचान चुके हैं। अब सबसे लास्ट में हम लवण को पढ़ेंगे, है ना। उसके पहले अम्ल और क्षार के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है इसके बाद, सूचक या इंडिकेटर क्या होते हैं। पूछता है कि सूचक क्या होता है, सूचक किसे कहते हैं, है ना। तो सूचक वो होता है जो अलग अलग रासायनिक विलयनों में अलग अलग रंग और अलग अलग गंध को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक। और ये रंग को बदल के और गंध को बदल के हमको ये बताता है कि जो दिया गया रासायनिक पदार्थ है वो अम्ल है अथवा क्षार है ना। यानी कह सकते हैं आप सूचक क्या है, सूचक वो रासायनिक, सूचक वो है जो हमको क्या करता है, अलग अलग रासायनिक विलयनों में अलग अलग रंग और अलग अलग गंध देता है, और गंध और रंग को बदल के हमको ये बताता है कि दिया गया रासायनिक पदार्थ अम्ल था अथवा क्षार था। तो इस हिसाब से सूचक को कुल हमने 3 भागों में बांट दिया है ना। सूचक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक, प्राकृतिक यानी नेचुरल, ठीक है। दूसरा है संश्लेषित या सिंथेटिक, या फिर इसको मैन मेड भी कहते हैं। आगे है आपका थर्ड गंधीय, है ना, गंधीय सूचक, जिसको क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है आपको, ये जो प्राकृतिक सूचक है इसके अंदर कौन कौन आते हैं। आपका लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, और यहाँ पे आपका हल्दी या टर्मरिक, ठीक है। यहाँ पे संश्लेषित वाले में मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन, मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन। ऑल्फैक्टरी में आपके कौन कौन आते हैं, प्याज, लौंग का तेल और वैनिला, ठीक है। अब एक एक करके देख लें। सूचक आप पहचान के, सूचक की परिभाषा भी जान गए कि किसे कहते हैं। अब इनको क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्राकृतिक, संश्लेषित और गंधीय। तो पूछ सकता है कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। प्राकृतिक सूचक एक ऐसे सूचक हैं जिनको प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिनको प्रकृति के द्वारा या नेचर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसको इंसानों ने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया, प्रकृति ने प्रदान किया है। जैसे कौन, लिटमस पेपर और हल्दी, है ना। तो हल्दी आपको पता ही है कि नेचर से प्राप्त होता है, और सेकंड आपका ये लिटमस पेपर जो होता है ये भी एक प्लांट से प्राप्त होता है, एक पौधे के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए इन दोनों को कहाँ रखा गया है, आपके प्राकृतिक के अंतर्गत रखा गया है। संश्लेषित सूचक किसको कह सकते हैं, संश्लेषित सूचक वो सूचक होते हैं जिनको इंसानों के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जा सकता है। ये मैन मेड है, चाहे वो प्रयोगशाला की विधि से बनाया गया हो या किसी भी विधि से बनाया गया हो, लेकिन इसको बनाया जा सकता है, संश्लेषित किया जा सकता है इंसानों के द्वारा, मैन मेड के द्वारा, ठीक है। गंधीय सूचक क्या होता है, जो अलग अलग विलयनों में गंध को बदल करके हमको ये बताता है कि वो अम्ल है या क्षार है, उसको हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। और सबके उदाहरण नीचे दिए गए हैं। फिलहाल मेरी एक अलग से वीडियो आपको इस पर दी गई है कि सूचक को कैसे पहचाना जा सकता है। एक बार हम यहाँ से फटाक से केवल लिख देते हैं क्या होता है ना। तो लिटमस पेपर आपका आपने अभी देखा है ना। लिटमस पेपर के लिए आपने क्या ट्रिक देखी, अनिल, है ना। तो अम्ल में क्या करता है लिटमस पेपर, अम्ल में नीले से लाल में, नीले से लाल में बदल जाता है। क्षार में इसका उल्टा हो जाता है ना। क्षार में क्या होता है, लाल से नीला। ये ट्रिक याद रखिएगा अनिल वाली। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में बदल देता है ना, और जो बचा हुआ क्षार उसका उल्टा कर लेंगे। हल्दी वाला देख लीजिए, हल्दी में कैसे होता है, मान लीजिए हल्दी आपकी येलो कलर की है ना, पीली कलर की है। अब आप उस पर साबुन लगाते हैं तो वो किस में बदल जाता है, लाल कलर में हो जाता है ना। अगर उसको आप आले से धो देते हैं तो वो फिर कलरलेस हो जाता है ना। तो वहाँ से समझिएगा हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है जो ये बताएगा कि आपका जो रसायन है वो क्या है, अम्लीय है अथवा क्षारीय है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो जैसे आपने साबुन लगाया कपड़े पर, हल्दी लगे कपड़े पर आपने साबुन लगाया तो वो लाल कलर में बदल गया। इसका कहने का मतलब आपके साबुन के अंदर क्या था, क्षार था, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप कि क्षार में, है ना, हल्दी क्या है, क्षार में डालने पर लाल कलर में बदल जाती है, और अम्ल में क्या करती है, रंगहीन। अम्ल मतलब क्या, जैसे आला वगैरह लगाते हैं तो वहाँ से कलर उड़ जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्षार मतलब साबुन जब डालते हैं इसमें, हल्दी में, तो वो लाल कलर में बदल जाता है। इतनी चीज़ समझ में आई।
आपका मेथिल ऑरेंज आता है और फेनोल्फथलीन, है ना। मेथिल ऑरेंज भी अम्ल और क्षार में देखेंगे, यानी मेथिल ऑरेंज को अगर अम्ल में डाला जाए तो वो क्या कलर देगा, गुलाबी कलर। अगर क्षार में डालें तो क्या देगा, पीला कलर। ठीक है, या फिर इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं कि आपको कोई रसायन दिया गया है, मान लीजिए आपको पता नहीं है कि क्या दिया गया है ना, आप उसमें मेथिल ऑरेंज डालते हैं, है ना। आपको कोई रसायन दिया गया है, आपको पता नहीं है कि वो क्या है, आप उसमें मेथिल ऑरेंज डालेंगे, अगर कलर बदल करके गुलाबी हो जाता है उस सॉल्यूशन का, तो मतलब वो अम्ल, आप जो आपको रसायन दिया गया था वो अम्ल था, है ना। अगर कलर जो मेथिल ऑरेंज डालने पर पीला कलर हो जाता है तो मतलब आपको जो दिया गया था वो क्षार था। इस तरह से भी समझ सकते हैं। फेनोल्फथलीन में क्या होता है, फेनोल्फथलीन अम्ल में रंगहीन और क्षार में लाल कलर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह इसको भी समझ सकते हैं, कोई आपको सॉल्यूशन दिया गया है, फेनोल्फथलीन डालते हैं, वो कलरलेस हो जाता है, तो कहने का मतलब आपको जो दिया गया था वो अम्ल था। अगर आपको कुछ दिया गया है और उसमें फेनोल्फथलीन डालते हैं तो कलर लाल हो जाता है, तो मतलब आपको क्या दिया गया था, क्षार दिया गया था। ठीक है, इस तरह आप प्याज और लौंग और वेनिला से समझ सकते हैं। प्याज और लौंग हर कोई जान रहा होगा। वेनिला क्या होता है, जिससे आपके केक वगैरह बनाए जाते हैं ना, केक की जो फ्लेवर्स दी जाती है ना, वो वाला आप वहाँ पर वेनिला यूज होता है। वेनिला की एक बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, जैसे केक वगैरह की स्मेल आती है ना। तो यहाँ से ये स्मेल अलग अलग रसायनों में ये आपके प्याज, लौंग और वेनिला अलग अलग गंध देते हैं, और गंध को बदल कर हमको ये इंडिकेट करते हैं या सूचित करते हैं कि जो दिया गया रसायन है वो अम्ल था अथवा क्षार था। ये आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अम्ल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स क्या है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, पूरे अम्ल को दो भागों में बांट दिया गया है, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल में। कार्बनिक अम्ल क्या है, पहले लोगों की मान्यता थी कि जो कार्बनिक अम्ल है वो केवल जीवों से प्राप्त होता है ना, केवल ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है। और इसमें कार्बनिक अम्ल में क्या होता है, सामान्यता या अधिकतर क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल आते हैं। कार्बनिक अम्ल में दुर्बल अम्लों को रखा गया है। दुर्बल अम्लों को रखा गया है कार्बनिक वाले में। और ये चीज़ जान जाना कि कार्बनिक वाला जो था, कार्बनिक अम्ल, ऐसे लोगों का मान्यता थी कि जो कार्बनिक अम्ल है केवल ऑर्गेनिज्म से या जीवों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड वाला आपका क्या है, खनिज अम्ल, जो पृथ्वी के खनिज से प्राप्त किया जा सकता है या उससे बनाया जा सकता है, पृथ्वी के खनिज से ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रबल अम्लों को रखा गया है। ठीक है, दो बात याद रखना केवल, कार्बनिक अम्ल में क्या है, कार्बनिक अम्ल में दुर्बल अम्लों को रखा गया है, और खनिज अम्लों में किसको, प्रबल अम्लों को रखा गया है। यहाँ पर दुर्बल अम्ल मतलब कौन कौन है, जैसे उदाहरण आपके एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। ठीक है, दूसरा आपका लैक्टिक अम्ल, टार्टेरिक, फार्मिक, ठीक है, ये सब कौन है आपके, दुर्बल अम्ल है। ये सब आपके दुर्बल अम्ल है। अब एसिटिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है, सिरके में। ठीक है, सिरके में। लैक्टिक एसिड कहाँ, दूध में, मट्ठे में, है ना। आगे टार्टेरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपको कहाँ, चींटी के जो डंक है उसमें मिलेगी, चींटी के डंक में। टार्टेरिक एसिड इमली में। ठीक है, ये आपके कितने हैं, दुर्बल अम्ल है। आगे देखते हैं
इसी तरह और भी है इसमें, है ना। आप उदाहरण में बस इतना समझ लीजिए कि क्या कार्बनिक अम्ल, जो अम्लों को बांटा गया है कार्बनिक और खनिज में, तो कार्बनिक वाले में दुर्बल अम्लों को रखा गया है, जैसे कौन, एसिटिक अम्ल, है ना, लैक्टिक, टार्टेरिक, फॉर्मिक, इस तरह के अम्लों को रखा गया है। आगे क्या है, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल में किसको रखा गया है, प्रबल अम्ल को। प्रबल अम्ल कैसे, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक को कैसे लिखते हैं, H2SO4। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक HCl। ये आपके क्या है, प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ लिख देते हैं हम। स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहाँ पे दुर्बल अम्ल का मतलब क्या है, वीक एसिड। और ये आपके वीक एसिड के उदाहरण है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने जो इसके पहले पढ़ा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, है ना, तो किसी भी, आप क्या कह सकती हैं, यहाँ से लिखिएगा कि कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया में अम्ल के एक अणु के द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर हम उनकी भास्मिकता का पता लगा सकते हैं। और ये अम्ल 3 प्रकार के भस्म बनाते हैं या भास्मिकता को प्रदर्शित करते हैं। कौन है, एकल भास्मिक, द्विभास्मिक और त्रिभास्मिक। फिर से सुनिए क्या कर रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल के एक अणु द्वारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल के एक अणु द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि उसकी भास्मिकता क्या है ना। लिख लीजिए इसको, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल के एक अणु द्वारा प्रदान की जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर हम अम्ल की भास्मिकता बता सकते हैं। ठीक है, यानी कोई अम्ल कितने प्रोटॉन दे रहा है, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि वो किस प्रकार का भस्म बनाएगा। जैसे ये आपकी कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की, एकल भास्मिक, द्विभास्मिक और त्रिभास्मिक। नाम से पता चल रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्या करेगा, केवल एक प्रोटॉन प्रदान करेगा या एक प्रोटॉन देगा, वो क्या होगा, एकल भास्मिक अम्ल होगा। वह अरासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्या करेगा, 2 प्रोटॉन देगा, वो द्विभास्मिक होगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्या करेगा, 3 क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, वो त्रिभास्मिक अम्ल कहलाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ रहे हैं, अम्ल क्षार की आर्हेनियस अवधारणा। यानी आर्हेनियस एक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से अम्ल और क्षार क्या है, ये चीज़ हमने शुरुआत में भी पढ़ ली थी, है ना, कि आर्हेनियस ने क्या कहा था कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। और जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है वो क्या होता है, क्षार होता है। फटाक से लिख लेते हैं इसको, क्या कह रहे हैं कि आर्हेनियस के हिसाब से जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, वो क्या कहलाता है, अम्ल होता है। और जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है क्या होता है, क्षार होता है। आर्हेनियस ने यही चीज़ कही थी, है ना।
क्षार के बारे में क्या कहा कि OH माइनस आयन देता है कहाँ, जलीय विलयन में। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जलीय विलयन कहना जरूरी है ना। कह रहा है कि जलीय विलयन में जो H प्लस आयन देगा वो आपका क्या होगा, एसिड होगा, अम्ल होगा। जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देगा वो आपका क्या होगा, क्षार होगा। रिएक्शन करके देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर क्या है HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है। ये क्या देगा आपको, H प्लस और Cl माइनस देगा। ठीक है, आगे आपको इस रिएक्शन को और कैसे लिख सकते हैं हम, है ना। जो HCl अम्ल है आपका, ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। HCl को अगर हम वाटर के साथ अभिक्रिया करा दें H2O के साथ, यही तो कहा था कि जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है ना। तो यहाँ पर अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो H पर प्लस और Cl पर माइनस, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, जो बनेगा यहाँ पे H3O बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से एक H प्लस अकेले नहीं रह पाता है ना, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब यहाँ से आपका बचा क्या है, Cl बचा है, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यानी आपको बस इतना सा समझना है, आर्हेनियस ने ये कहा था कि कोई भी अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो यहाँ से H प्लस, अगर यहाँ पहले सबसे पहले इसको समझ लें कि HCl क्या है, एक अम्ल है, ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, अगर हम इसकी जल से साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से एक H प्लस जो निकलेगा वो H प्लस अकेले नहीं रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में अकेले नहीं रह सकता है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर सकता है, जुड़ जाता है, और जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और ये आपका क्लोरीन जो बचा हुआ है, ये क्लोरीन बाहर निकल जाता है। इसी तरह अगर आपको ये अम्ल के बारे में बात थी, है ना, जहाँ पर आपका क्या इंपॉर्टेंट था, H प्लस आयन, और यहाँ अकेले H प्लस नहीं रह सकता है, तो H2O के साथ जुड़कर के हाइड्रोनियम आयन देता है। अगर क्षार की बात करें, क्षार कौन, NaOH अगर टूटेगा तो Na प्लस और OH माइनस में। अगर इसकी हम जल के साथ अभिक्रिया कराएं, क्योंकि जल में क्या देता है, जल में ही टूटेगा ये Na प्लस और OH माइनस में, तो इसी तरह यहाँ पर भी बन जाएगा आपका। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, ये क्षार है। क्षार कह रहा है कि क्षार जलीय विलयन में क्या देता है, OH माइनस, और अम्ल क्या देता है, H प्लस। किसके हिसाब से, आर्हेनियस के अवधारणा के हिसाब से। ये चीज आपने समझ ली, आगे देखते हैं। आर्हेनियस के हिसाब से क्षार क्या होता है, जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। अब आप क्षार ले लीजिए, चाहे NaOH, KOH कुछ भी ले लीजिए, तो उसको जब जल में डालेंगे वो किस चार्ज, उसके चार्ज Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएंगे। अगर KOH को लेते हैं तो क्या होगा, K पर प्लस चार्ज और OH माइनस में टूट जाएगा। कहने का बस इतना सा मतलब है कि जो आपका क्षार होगा वो जलीय विलयन में OH माइनस देगा। इसके पहले जो आपने अम्ल लिया था HCl मान लीजिए, तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अगर H2SO4 अम्ल लिया है तो वहाँ पर क्या, H प्लस और प्लस HSO4 माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, H प्लस मिलेगा तो अम्ल है, OH माइनस मिलेगा तो क्या है, क्षार है। ये थ्योरी आपने किसकी दी थी, आर्हेनियस ने दी थी। यानी जलीय विलयन में जो H प्लस आयन देता है वो अम्ल है, जो OH माइनस देता आयन है वो क्षार होता है। ठीक है, आगे रिएक्शन देखते हैं। रासायनिक गुणधर्म या केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है, अम्ल और क्षार में। तो जहाँ पर रासायनिक गुणधर्म की बात करता है यानी उसके मतलब वहाँ पे रिएक्शंस पढ़नी होती है, अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, अम्ल की रिएक्शन, पहले धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ, रिएक्शन देख लीजिए एक बार क्या क्या पढ़ना है। एक बार धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ पढ़नी है, फिर धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ पढ़नी है, फिर आपको क्या पढ़ना है, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ, धातु हाइड्रोजन ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ, एक बार अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ, है ना। इसके बाद क्या पढ़ना है, अम्ल और क्षार की हमने भौतिक प्रॉपर्टी अब तक पढ़ी थी, यानी उसमें क्या, उसका रंग कैसा होगा, क्या चीज़ें। अब हमको केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ना है, यानी जो आपके अम्ल या क्षार हैं वो किसके साथ अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके क्या देंगे। तो हमको कौन कौन सी अभिक्रिया या रिएक्शन पढ़नी है। एक बार अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ पढ़नी है, धातु के साथ, फिर धातु की अभिक्रिया किसके साथ, क्षार के साथ पढ़नी है, फिर धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ पढ़नी है, फिर अधातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार के साथ, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ पढ़नी है, और एक बार अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ पढ़नी है। ये पूरी आपको 6-7 रिएक्शन जो दी गई है, ये आपके सिलेबस में 7 रिएक्शन है और आपको इन 7 रिएक्शन को पढ़ना है। एक एक करके 7 रिएक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कैसे होती है ना। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कैसे होती है, यहाँ पे देखते हैं। धातु आपका क्या है, जैसे मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, कॉपर हुआ, ये सब क्या है, धातु हैं। और अम्ल आपका जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, आपके अम्ल हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब, अगर जिंक लेते हैं जो क्या है, एक धातु है, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ पढ़ रहे हैं, जिंक एक धातु है आपका, ये अगर HCl के साथ अभिक्रिया करें, ये क्या है, अम्ल है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये आपको क्या देगा, Zn पर प्लस चार्ज होता है, यहाँ भी H पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो Zn ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के साथ जुड़ जाएगा, है ना, ZnCl, ठीक है। तो Zn पर 2 प्लस चार्ज होता है, Cl पर 1 माइनस चार्ज होता है, तो ZnCl2 बन जाएगा। और बाकी आपका क्या बचा है, H बचा है, और H क्या करेंगे, यहाँ Cl2 को 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो Z आपका H भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु लवण देता है, और उसके साथ साथ क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। इस तरह आप किसी भी धातु को यहाँ पर रख लीजिए, चाहे मैग्नीशियम रख के एक बार देख लीजिए। मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है ना, ये किसके साथ, अगर HCl के साथ, चलो H2SO4 दूसरा अम्ल ले लेते हैं, H2SO4, ठीक है। अगर इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, मैग्नीशियम पर कितने चार्ज होते हैं, +2 चार्ज, है ना। H2SO4 कैसे टूटता है, H के ऊपर 1 प्लस चार्ज और एक H यहाँ से HSO4 माइनस में बनाता है ना। तो ये मैग्नीशियम प्लस वाला इस 4 वाले माइनस से जुड़ेगा, MgSO4 ऐसे बन जाएगा। बचा है आपका क्या, H2, यहाँ से सीधे सीधे H2 गैस निकल जाएगी,
ठीक है। यानी कोई भी धातु, जब कोई भी धातु चाहे जिंक हो, मैग्नीशियम हो, कॉपर हो, आयरन हो, कोई भी धातु जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु का लवण देती है, धातु लवण देती है और क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। अब सेकेंड रिएक्शन आपको क्या देखनी है, धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ, क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया देखनी है। यहाँ पर एक चीज नोट करके लिखिएगा ये कि HNO3 आयरन और जिंक के साथ, आयरन व जिंक धातु के साथ, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं देता है बल्कि H2O यानी जल देता है। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी धातु हो जब वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु का लवण और गैस देता है। ठीक है, हमने रिएक्शन भर करके देख ली कि जिंक क्या था, एक धातु था और HCl एक अम्ल था। जब इसकी अभिक्रिया कराई गई तो ZnCl2 मिला जो क्या था, एक धातु लवण था और H2 एक गैस थी। इसी तरह मैग्नीशियम में भी हुआ। HNO3 भी आपका एक अम्ल है जिसको नाइट्रिक अम्ल कहा जा रहा है और इसमें ये चीज़ बता रही है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 आयरन और जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं देती है क्योंकि आपका HNO3 मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। क्या है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये ऑक्सीडाइज्ड कर देता है जिसके साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए HNO3 H2 गैस नहीं दे पाता है। ठीक है, अब आपका ये जो H2SO4 होता है, H2SO4 किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। ठीक है, दो चीज़ आपने यहाँ से सीख ली, तीन चीज़ सीखी कि जब धातु क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन HNO3 भी क्या है, आपका अम्ल है और कैसा अम्ल है, एक मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसलिए ये आयरन और जिंक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। और बाकी आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसको किंग ऑफ एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ, धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ। जिंक क्या है, एक धातु है ना, क्षार लेना है आपकी, हमको धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ पढ़नी है। क्षार जैसे कौन, NaOH है ना, ये क्या है, एक क्षार है। जिंक आपका एक धातु है। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया हो गई तो Na पर प्लस और OH पर माइनस होता है और Zn पर भी क्या 2 प्लस चार्ज होता है। तो रिएक्शन जब होगी यहाँ पे तो प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा, ZnOH का होल ट्वाइस, क्योंकि Zn पर +2 चार्ज है और एक OH पर एक माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ से 2 लेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस चार्ज हो जाएंगे और यहाँ से Zn पर 2 प्लस चार्ज। ठीक है, तो ZnOH का होल ट्वाइस और प्लस आपका क्या बच जाएगा, Na। ठीक है, यानी यहाँ पर भी आपको क्या मिला, लवण या हाइड्रोक्साइड्स मिला। एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी आपके धातु होते हैं वो सभी क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, केवल कुछ ही धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं और जो अभिक्रिया करते हैं वो हाइड्रोजन गैस देते हैं, है ना, जो करते हैं वो हाइड्रोजन गैस देते हैं, जैसे कि आपका अम्ल दे रहा था। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा नोट में कि सभी क्षार धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगर और हम करके देखें, एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम आपका एक धातु है,
NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया कराएं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड्स यहाँ से भी मिल जाएंगे आपके, है ना, और फिर से ये N निकल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब आपको पढ़ा था क्या आपने कि जो आपका क्षार होता है वो क्या देता है, OH माइनस आयंस देते हैं। देखिए दूसरी वाले रिएक्शन में जब धातु आपका क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा था, जैसे जिंक आपका क्या था, धातु, और NaOH क्या था, क्षार, ठीक है, क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका ये Zn पर प्लस चार्ज है और यहाँ Na पर भी प्लस और OH पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये सोडियम Na और Zn जुड़ करके किसके साथ O2 बना लेगा, सोडियम जिंकेट जिसका नाम है, और यहाँ से H2 गैस निकलेगी। कैसे, यहाँ पर देखिए आपको 2 क्यों लगाया गया है, क्योंकि सोडियम पर 1 प्लस चार्ज होता है और Zn पर +2 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के 1 पर कितना, -2 चार्ज होता है। तो यहाँ सोडियम पर 1 चार्ज था, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया जाएगा, N2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनेगा। और यहाँ से आपने Na को 2 करा है तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और अगर यहाँ 2 लगाए तो आपका H भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ H2 होने की वजह से H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अभिक्रिया जो है क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ है, सभी क्षार धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, केवल कुछ ही करते हैं, और जो करते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं जैसे अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करने के बाद देता है, ठीक है। आगे थर्ड वाली रिएक्शन देखते हैं आप। धातु की, पहले ये देख लीजिए धातु के कार्बोनेट्स की अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट, ये दोनों रिएक्शन हम पढ़ लिए हैं, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ और धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ। अब ये वाली रिएक्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, धातु की अभिक्रिया कार्बोनेट्स के साथ, धातु हाइड्रोजन की अभिक्रिया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ, ठीक है। ये वाली रिएक्शन देख रहे हैं क्या, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ, धातु कार्बोनेट, धातु क्या है आपका, सोडियम एक क्या है, धातु है, इसका कार्बोनेट NaCO3 है ना, NaCO3 ले सकते हैं। अब ये आपकी अभिक्रिया धातु कार्बोनेट है आपका, ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ, अम्ल के साथ, चाहे H2SO4 से करा लें, चाहे HCl से करा लें, किसी से भी करा लें, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे धातु का कार्बोनेट जब आपके H2SO4 यानी अम्ल के साथ, धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको क्या मिलता है, H2O, है ना, H2O मिलता है और लवण मिलेगा। H2O अब यहाँ से आप अगर निकालें, H2 यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, है ना, तो यहाँ बचा क्या है, CO2 है ना, यहाँ पर CO2 बचा है और यहाँ Na और SO4 बचा हुआ है, NaSO4, ठीक है। क्या चीज़ है देखिए यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट, है ना, आपको क्या लेना था, धातु का कार्बोनेट लेना था। सोडियम क्या है, एक धातु है, इसको कार्बोनेट्स के साथ रख दिया, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं H2SO4 जो कि क्या है, एक अम्ल है, यानी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर आपको क्या मिला, यहाँ से पहले H2O बन गया, सबसे पहले आप जितना H2O बन सकता है बना लीजिए, है ना, अभिक्रिया कराने की ये आपको ट्रिक है कि जितना वाटर मॉलिक्यूल बन है पहले इसको निकाल लीजिए। तो H कितने हैं, 2 है, तो H यहाँ लिखा और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिया, H2O एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। बाकी आपका यहाँ बचा क्या है, CO2, है ना, CO2 एक ऑक्सीजन पहले दे दिया था H2O बनाने के लिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचे हैं तो CO2 बन गया। बाकी यहाँ पर Na+ और SO4- बचा हुआ है जो NaSO4- बना लेगा, है ना, ये एक लवण के रूप में बनाएगा। यहाँ आपका जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर कॉपर के साथ करवाएं या कैल्शियम के साथ CaCO3, है ना, ये भी आपका क्या है, CaCO3 भी आपका क्या है, धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट है। इसकी अभिक्रिया अगर कराएं H2SO4 के साथ,
HCl के साथ भी करा सकते हैं, किसी के भी साथ करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका कैसे बनेगा, पहले H2O बन जाएगा, H2O, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, बचा क्या है, Ca, है ना, CaSO4, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर जल और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर CaHCO3 लेते हैं, ये क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर H2SO4 अम्ल के साथ कराया जाता है, तब आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ से आपको फिर से वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल, सबसे पहले आप वाटर मॉलिक्यूल H2 है ना, और उसके बाद यहाँ से एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बचा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से CaHSO4 बचा है, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे CaHSO4, ठीक है। अब आपका ये क्या है, कैल्शियम का सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट जो प्राप्त होता है, ये अवक्षेप के रूप में बनता है, ये कैल्शियम का अवक्षेप बनाता है। ये अवक्षेप, इस अवक्षेप को अगर CaHSO4 को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारें, है ना, फिर इसको लाइम वाटर से गुजारा जाता है। जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया H2SO4 यानी अम्ल के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, अवक्षेप, यानी आप कह सकते हैं सबसे पहले इस रिएक्शन को करने का तरीका क्या है कि यहाँ से आप जितने वाटर मॉलिक्यूल बना सकते हैं बना लीजिए। H कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, और कार्बोनेट्स के एक ऑक्सीजन ले लेंगे तो H2O बन जाएगा, और ये कार्बोनेट अब बचेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड्स के रूप में, CO2 के रूप में, और बाकी आपका ये जो कैल्शियम और CaH है और यहाँ से SO4 जुड़ करके क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट्स बना लेगा। ये जो आपकी इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर, है ना, लाइम वाटर यानी चूने के पानी से गुजारा जाएगा। क्या है इसका फार्मूला, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी जो है आपका, इसको क्या लाइम वाटर भी कहते हैं। यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जाएगी तो आपका क्या बन जाएगा, H2O, और उसके साथ साथ क्या बनेगा, Ca, यहाँ लिख लीजिए। यहाँ से अगर H2O आपने निकाल दिया तो क्या बनेगा, Ca, कैल्शियम, है ना, और यहाँ से CO3, HCO3 बन जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, अभी H आपने यहाँ पर पानी के रूप में बाहर निकाल दिया है ना, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में बनेगा, अवक्षेप के रूप में बनेगा। अगर ये आप पूरी अभिक्रिया यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए बनाएगा क्या, CaCO3 प्लस H2O, ये CaCO3 आपका अवक्षेप बनाएगा, अवक्षेप यानी PPT, प्रिसिपिटेट जिसको कहा जाता है ना, ये जल में आ विलेय है। अब इसको क्या करना है, फिर से एक बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस पूरे जो आपको प्रोडक्ट मिला है इसमें पूरे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे, तब वहाँ से आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मिलेगा जो जल में विलेय होगा। कैसे, कह रहे हैं कि यहाँ पर CaCO3 प्लस H2O, ये आपका पूरा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था, इसमें एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से ये अवक्षेप आपका जल में विलेय हो जाएगा और क्या बनाएगा, CaHCO3 प्लस H2O, ये जल में विलेय, ठीक है।
पूरी रिएक्शन क्या कह रहा है कि जब धातु ऑक्साइड धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है। उसके साथ साथ जो आपने लिया था क्या CaSO4 और H जो बचा है वो एक साथ मिल करके ऑक्सीजन बना लेंगे, जिसको यहाँ पर हमने कैल्शियम का लिया था कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। इस रिएक्शन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड्स बन रही है इसको हम लाइम वाटर या चूने के पानी से जब गुजारेंगे तो वहाँ पर आपका क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का एक अवक्षेप प्राप्त होगा। ये अवक्षेप मतलब पानी में अविलेय है। इसको विलेय करने के लिए हम एक बार फिर से पूरे विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे। उसके बाद जो आपको बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये जल में विलेय बनेगा और PPT आपका अवक्षेप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ से आपने ये दोनों धातु के कार्बोनेट्स की अभिक्रिया और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की अभिक्रिया पढ़ लें। अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कैसे होती है, ये वाली रिएक्शन भी देख लेते हैं। अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ, अम्ल कौन, जैसे HCl प्लस क्षार कौन, NaOH, ये आपका क्या है, अम्ल यानी एसिड, और NaOH क्या है, क्षार यानी बेस, है ना। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा। कैसे, H पर प्लस और Cl पर माइनस, यहाँ Na प्लस और OH माइनस। तो यहाँ से आपको क्या बनेगा, यहाँ से H जो होगा, H पर प्लस चार्ज है, ये माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा, है ना। NaCl, Na पर क्या है, प्लस चार्ज है, Cl पर माइनस है, तो Na प्लस Cl माइनस के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर एक H प्लस है और यहाँ पर एक OH माइनस है, जुड़ कर क्या बना देंगे, H2O। NaCl क्या है, लवण है, और H2O क्या है, जल है। यानी आप कह सकते हैं कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको जल और क्या, NaCl प्राप्त होता है। NaCl नहीं, मतलब आप यहाँ लवण कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ जिस हिसाब से एसिड्स लेंगे और बेस लेंगे उस हिसाब से लवण बनेगा यहाँ पे। तो आप क्या कहेंगे कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो जल और लवण देता है, ठीक है। और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे जब लवण पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ इतना ही जानिए आप कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण देता है और जल देता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया या रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। धातु के ऑक्साइड्स की अभिक्रिया अम्ल के साथ, है ना। धातु ऑक्साइड्स की अभिक्रिया अम्ल के साथ, अम्ल का HCl ले लेते हैं, ठीक है। HCl क्या है, अम्ल। आप इतनी बार में तो ये तो समझ गए होंगे HCl कितनी बार हर रिएक्शन में HCl लिया जा रहा है। क्या है, एक अम्ल है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl आपका अम्ल है, किसके साथ पढ़नी है, अम्ल अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड्स के साथ। धातु के ऑक्साइड, चाहे कॉपर का ऑक्साइड ले लीजिए, है ना, जिंक का ऑक्साइड ले लीजिए, किसी चीज़ का भी ऑक्साइड ले लीजिए, इसके साथ आपको अभिक्रिया पढ़नी है धातु की। तो होता क्या है आपका, यहाँ पर लवण बनता है, रिएक्शन में आपका लवण बनता है। यानी कहने का मतलब आपने इसके पहले क्या पढ़ा कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण देता है ना, तो लवण देता है। और यहाँ आपका जो धातु का ऑक्साइड है वो भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण दे रहा है। यानी कहने का मतलब अगर एक अम्ल है तो दूसरा क्षार रहा होगा, तभी तो हमको क्या मिल रहा है, धातु का ऑक्साइड क्षार की तरह काम करता है। क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि जब अम्ल क्या करता है, क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्राप्त होता है। हम कह रहे हैं कि जब कोई धातु का ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ पर लवण और जल बनाता है।
तो यानी जो धातु का ऑक्साइड है वो क्षार की तरह व्यवहार करता होगा। ये चीज़ आप नोट करके लिख लीजिए, धातु ऑक्साइड क्षार की तरह व्यवहार करता है, क्षार की तरह व्यवहार करता है, तभी ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद लवण देता है। इसी तरह आपका क्या है, अधातु के ऑक्साइड्स की अभिक्रिया क्षार के साथ पढ़नी है ना। अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार के साथ पढ़नी है, और यहाँ भी आपको जल और क्या मिलता है, लवण प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब कि जो धातु का ऑक्साइड है वो जब क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण दे रहा है तो अधातु ऑक्साइड अम्ल की तरह काम करता होगा। दूसरी पॉइंट नोट करके लिखिएगा कि अधातु ऑक्साइड अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, धातु का ऑक्साइड क्षार की तरह काम करता है, अधातु का ऑक्साइड अम्ल की तरह काम करता है। यानी अगर धातु के ऑक्साइड्स को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो लवण और जल देगा, और अगर अधातु के ऑक्साइड्स को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो वो क्या देगा, वो भी लवण और जल देगा। इस तरह से आपने ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन पढ़ ली। क्या एक बार फिर से पूरा समराइज कर लेते हैं। धातु की अभिक्रिया पढ़नी है अम्ल के साथ, है ना, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ। अब धातु आप कुछ भी ले सकते हैं, कॉपर, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कुछ भी ले लेंगे, और वो इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराएंगे, अम्ल के साथ। किसी भी अम्ल के साथ आप करा सकते हैं, चाहे वो HNO3 हो, चाहे HCl हो, चाहे H2SO4 हो, सभी आपके क्या हैं, अम्ल हैं। यानी जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो आपने क्या देखा था, एक चीज़ कॉमन थी उसमें, लवण और H2 गैस मिल रहा था, है ना। और यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन आपने जब देखी, धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ देखी, तो आपने एक चीज़ नोट करके लिखी होगी कि जो धातु होते हैं या क्षार होते हैं वो सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जिसके साथ करते हैं वो धातु की भांति ही क्या करते हैं, H2 गैस और लवण प्रदान करते हैं। आपने एक चीज़ और क्या क्या लिखा, HNO3 क्या होता है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो आयरन और जिंक के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं देता है, जबकि मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ H2 गैस देता है। ठीक है, सेकंड के बाद थर्ड रिएक्शन आपने क्या देखी, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ। धातु का ऑक्साइड्स जो है वो क्षार की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद वो लवण देता है और जल देता है। फोर्थ रिएक्शन, अधातु की ऑक्साइड अभिक्रिया। अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षार के साथ अभिक्रिया करानी है, तो यानी ये अम्ल की तरह व्यवहार करता होगा, तभी अधातु का ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल देता है। फिफ्थ रिएक्शन, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करानी है। धातु का कार्बोनेट CO3 जो होता है, धातु मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, किसी का भी, है ना। तो जो धातु के कार्बोनेट्स हैं उनकी अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई थी। और सिक्स्थ रिएक्शन में आपने क्या देखा था, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इन दोनों रिएक्शन में क्या कॉमन था, जल मिल रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें धातु के जो कार्बोनेट्स थे या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट्स थे, ये दोनों जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे थे तो दोनों में एक चीज़ क्या कॉमन थी, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड और दोनों में H2O बन रहा था। ठीक है, अब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इन अभिक्रियाओं से, उसको हम अगर चूने के पानी यानी लाइम वाटर से गुजारते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेट कर देता है, अवक्षेप बना लेता है। उस अवक्षेप को हमको गलाने के लिए, जल में विलय करने के लिए, पूरे प्रोडक्ट जो प्राप्त हुआ है उसमें फिर से एक बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, जिससे वो अवक्षेप जल में विलय हो जाता है। आगे रिएक्शन देखते हैं, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ। अम्ल की अभिक्रिया जो क्षार के साथ कराई जाती है उसको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के दौरान आपको लवण प्राप्त होते हैं और जल प्राप्त होते हैं। इस तरह से आपने अपने चैप्टर्स की जितनी भी रिएक्शन थी वो कंप्लीट कर ली। हमने एसिड और बेस के बारे में यानी अम्ल और क्षार के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है।
आगे हमको इस लवण के बारे में पढ़ना है। लवण क्या होता है ना। लवण आप यहाँ तो सीख ही गए हैं कि जब क्या होता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्रदान करता है। तो लवण आप यहाँ से सीख चुके हैं कि लवण क्या है। आगे लवण के प्रकार क्या है ना, और लवण इसके आगे कुछ प्रोडक्ट्स आपको पढ़ने हैं। आगे पढ़ना है लवण या साल्ट, है ना। ये दोनों चीज़ हमने पढ़ ली है। तीसरा हमको पढ़ना था लवण या साल्ट क्या होता है। इसके पहले जितनी भी रिएक्शन करवाई उसमें कई रिएक्शन ऐसी थी जिसमें हमने लवण बनाना सीख लिया था। लवण का सिंपल सा बनाने का तरीका है क्या, कि जब कोई भी अम्ल किसी भी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो क्या बना देगा, कोई भी अम्ल किसी भी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण प्राप्त होगा। ठीक है, लवण के साथ जल भी प्राप्त होता है, लेकिन हमको क्या प्राप्त करना है, केवल लवण से मतलब है। ठीक है, तो यानी लवण क्या होगा, जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये लवण जो आपको प्राप्त होगा ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, है ना। 3 प्रकार के, कौन, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। ठीक है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, इन 3 प्रकार को बनाने के लिए 4 विधि है। 3 प्रकार के लवण को बनाने के लिए 4 विधि है। 4 तरीकों से हम इन 3 प्रकार के लवणों को बना सकते हैं। कैसे, एक बार क्या करना है, लवण बनता कैसे है, अम्ल और क्षार को मिलाने से, है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिखे, ए का एसिड और बी का बेस। ठीक है, तो यानी आपको क्या लेना है, उदासीन वाला सबसे पहले समझ लें, सबसे आसान है ना। उदासीन कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, उदासीन लवण, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल साल्ट। कहने का मतलब, स्ट्रॉन्ग का मतलब प्रबल, है ना, ए का मतलब एसिड यानी अम्ल, यानी जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो जो लवण प्राप्त होगा आपका, वो लवण कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है, अगर दोनों बीक ले लें, है ना, दोनों दुर्बल ले लें, यानी क्या, बीक एसिड प्लस बीक बेस। ठीक है, यानी दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, इन दोनों की जब अभिक्रिया कराएंगे तो भी लवण प्राप्त होगा, क्योंकि अम्ल और क्षार लिए हैं तो लवण ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर लवण कैसा प्राप्त होगा, वो भी उदासीन प्राप्त होगा, है ना, कैसा, उदासीन। अब बात समझिए क्या कह रहा है कि उदासीन लवण प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से हैं, या तो दोनों को स्ट्रॉन्ग लें, या तो दोनों को प्रबल लें, या तो फिर दोनों को दुर्बल लें, तो उससे जो लवण प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, उदासीन लवण प्राप्त होगा। ठीक है, ये वाली प्रोसेस आपको समझ में आई, ये वाली प्रकार। क्षारीय लवण और अम्लीय लवण कैसे बनेगा, जिसको स्ट्रॉन्ग लेंगे, जिसको प्रबल लेंगे वही बनेगा। या यूँ कह लें कि जैसा हमको बनाना क्या है कि क्षारीय लवण, हम चाहते हैं कि जब हम अम्ल और क्षार को मिलाएं, जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाए तो हमको कैसा लवण प्राप्त हो, क्षारीय लवण प्राप्त हो, है ना। तो क्षारीय लवण प्राप्त होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्षार को प्रबल लेना पड़ेगा और अम्ल को दुर्बल लेना पड़ेगा, है ना। जो प्रबल होगा वही अपना गुण प्रदर्शित करेगा, वही अपना गुण दिखा पाएगा। तो अगर हम क्षार को प्रबल लेंगे तो बनने वाला लवण कैसा बनेगा, क्षारीय बनेगा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा करेंगे, हमको लवण कैसा प्राप्त करना है, अम्लीय प्राप्त करना है ना। अम्लीय लवण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अम्ल को प्रबल लेंगे, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किसके कराएंगे, दुर्बल क्षार के साथ। ठीक है, क्या है कि साल्ट क्या होता है, सबको समझ आ गया। साल्ट अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है। अब ये प्रकार कितने हैं, इसके 3 प्रकार हैं, एक अम्लीय, एक क्षारीय और एक उदासीन। इन 3 प्रकार को बनाने के 4 तरीके हैं। क्या है 4 तरीका, कि अगर हम क्या अम्ल को क्या लें, प्रबल लें और क्षार भी प्रबल लें तो बनने वाला लवण क्या बनेगा, उदासीन बनेगा। अगर अम्ल भी दुर्बल है और क्षार भी दुर्बल है तो बनने वाला उत्पाद या जो होगा आपका लवण वो भी उदासीन बनेगा। यानी 2 कंडीशन है उदासीन को बनाने के लिए। बाकी 2 प्रकार बचे, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण।
जब जिसको हमको बनाना है उसको स्ट्रांग लेंगे, प्रबल लेंगे। जैसे अम्लीय लवण बनाना है तो अम्ल को क्या करेंगे, प्रबल लेंगे। और जिस उसके अलावा और कौन होता है अम्ल लवण बनाने के लिए, क्षार। तो जो दूसरा बचा हुआ है क्षार, उसको दुर्बल ले लेंगे, है ना। तो जिसको हम प्रबल लेंगे वही बनकर लवण बनकर आएगा। तो अम्लीय बनाना है तो अम्ल को क्या करेंगे, प्रबल ले लेंगे, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर के क्या बनाएंगे, अम्लीय लवण बनाएंगे। इसी तरह आपको क्षारीय लवण अगर बनाना है तो क्षार को प्रबल लेना होगा, है ना। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल लेंगे तो आपका क्षारीय लवण बनकर बन जाएगा। आगे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको कहा जाता है ना। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जैसे आपके घरों में जो की जाती है ना, या इसके अलावा सबसे बढ़िया आपका एग्जांपल जो मूर्ति वगैरह बनाई जाती है ना, या फिर आपके जब हाथ वगैरह टूट जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर जो आपके हाथ में प्लास्टर लगाता है वो क्या है, दरअसल होता क्या है वहाँ पे, जिप्सम, है ना। एक चीज़ होती है जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम एक बहुत ही कठोर चीज़ है ना। जिप्सम क्या है, एक बहुत ही कठोर, जिसका फार्मूला क्या है, H2O, है ना, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी आपका क्या है, जिप्सम एक धातु होता है ना। ये जिप्सम बहुत ही कठोर है। अब आपको क्या करना है, जिप्सम में आपको क्या देखना है कि जिप्सम के एक अणु के द्वारा कितने 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, है ना। जब इस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यहाँ से CaSO4 के साथ हाफ H2O आता है, और बाद में आपका यानी इसको 3/2 भी लिख सकते हैं, चाहे 3/2 लिखें, चाहे 1/2 लिखें। H2O यानी 1.5 मॉलिक्यूल आपके क्या, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, जबकि CaSO4 के साथ आधा मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े रहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। फिर से समझिएगा क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, है ना। CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, जिप्सम होता है जो क्या है, एक बहुत ही कठोर सब्सटेंस है। इसको क्या करना है, जिप्सम के साथ, एक जिप्सम के मॉलिक्यूल्स के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो वहाँ से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाते हैं, बाकी आपका आधा मॉलिक्यूल्स इस CaSO4 के साथ जुड़ा रहता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है। जब आप क्या होंगे, जैसे आपके हाथ में जब प्लास्टर लगाने होते तो वहाँ एक पाउडर आता है ना। वो पाउडर एक्चुअल में क्या है, जब उसको पानी में घोलेंगे तब तक वो सॉफ्ट रहता है, जब वो सूख जाएगा तब जाके कठोर होता है। यानी आपका ये क्या है, जिप्सम जो है वो एक कठोर में कन्वर्ट होता है। सीधे सीधे समझिए कि जिप्सम एक कठोर सब्सटेंस होता है जिसके साथ जिप्सम के एक मॉलिक्यूल्स के साथ 2 H2O मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। जब इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से CaSO4 हाफ H2O बन जाएगा, जिसको पीओपी कहा जाता है। यहाँ पर 373 केल्विन ताप पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये तापमान आप बढ़ा देंगे तो यहाँ से जो आधे मॉलिक्यूल H2O के बचे हुए हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे और कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा, जो आपका पीओपी नहीं है ना। आपको बनाना क्या था, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस समझना था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिप्सम को केवल 373 केल्विन ताप पर ही गर्म करेंगे। अगर तापमान इससे कम और ज़्यादा होता है तो आपका पीओपी नहीं बनेगा।
ठीक है। और अगर ताप ज़्यादा देते हैं तो जहाँ आधा मॉलिक्यूल्स जो बचा है वो भी बाहर निकल जाएगा, केवल बचेगा CaSO4, और CaSO4 POP नहीं बनाता है, क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है। इसके उपयोग से पूछता है तो उपयोग आपको पता है कि हड्डियों के टूटने के बाद डॉक्टर क्या करता है, आपको प्लास्टर लगाता है, या फिर मूर्ति को बनाने के लिए POP का यूज किया जाता है, या घरों में डेकोरेशन के लिए भी आपको POP करवाई जाती है। ठीक है। उपयोग आप लिख लेंगे, केवल आपको समझना इतना था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है। बना कैसे है, जिप्सम से बना है। जिप्सम में क्या होता है, CaSO4 का 2H2O होता है। जब इसको गर्म कर देते हैं 273 केल्विन ताप पर, तो आपका यहाँ से 1.5 मॉलिक्यूल, इसको चाहे 3/2 भी आप लिख सकते हैं, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ से आपका आधा मॉलिक्यूल इससे जुड़ा रहता है। आगे देखते हैं। देखिए, विरंजक चूर्ण पढ़ना है। विरंजक चूर्ण CaOCl2, इनका रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र है इनका, निर्माण या विरचन क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको क्या कहते हैं, लाइम वाटर, है ना, या फिर चूने का पानी कह लीजिए। ठीक है। इसके साथ जब क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है या क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो यहाँ से CaO और Cl2 आपको प्राप्त हो जाता है, जो क्या है आपका विरंजक चूर्ण है। ठीक है। अब आपका इसके साथ जो बचा क्या हुआ है, H2 बचा हुआ है, H2 आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है। विरंजक चूर्ण क्या होता है, सबसे पहले रासायनिक सूत्र देखेंगे। रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2, है ना। तो CaCOCl2 को बनाने के लिए निर्माण या विरचन क्या है, निर्माण या विरचन के लिए क्या है, जब आपका लाइम वाटर या चूने का पानी जो है, CaOH का होल ट्वाइस जो है, इसको आप क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो ये CaO अलग हो जाएगा और ये H2 अलग हो जाएगा, और ये जाकर जुड़ जाएगा किसके, Cl2 के साथ, और यहाँ पर CaOCl2 बना लेगा, जो आपका क्या विरंजक चूर्ण है, और यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुणों के बारे में पूछता है, तो यहाँ से आप विरंजक चूर्ण जो है आपका, वो क्या होता है, पीले कलर का होता है। विरंजक चूर्ण पीले कलर का होता है, जो जल में अविलीय होता है, पीले कलर का होता है। पीले रंग का होता है, जल में अविलीय, जल में अविलेय है। और ये क्या करता है, जैसे आप जल में भले ही अविलेय है, जब इसको आप उसमें डालेंगे जल में, तो ये कलर पीला से क्या कर देता है, पीला से दुधिया कलर में बदल जाता है। दुधिया रंग में बदल जाता है। रासायनिक अभिक्रिया अगर देखना चाहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया यानी विरंजक चूर्ण आपका CaOCl2 जो क्या है, विरंजक चूर्ण है। अगर अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करा दे H2SO4 के साथ, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका Ca पर क्या प्लस चार्ज है, ये कहाँ पर जाएगा, SO4 के साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है। अब आपका Cl2 और H2 बचा हुआ है, यहाँ से H2O बाहर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और प्लस Cl2 भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है। Cl2 बाहर निकल जाएगा, H2O के साथ बाहर निकल जाएगा, और CaSO4 के साथ जाके जुड़ जाएगा। इस तरह से आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2 है। इसको बनाने कैसे जा सकता है, इसको कैसे विरचन क्या है इसका, जब आप लाइम वाटर या चूने के पानी CaOH को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स को क्या करेंगे, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। विरंजक चूर्ण क्या होता है, ये आपके पीले रंग का होता है, जो जल में अविलेय है। और ये क्या, जब जल में आप इसको डालेंगे तो वहाँ कलर बदल करके दुधिया कलर हो जाएगा, है ना। और इसकी रासायनिक अभिक्रिया अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वाटर और क्लोरीन गैस बाहर निकाल देगा। बाकी आपका जो आपका बचा हुआ है CaSO4, वो अभिक्रिया करके प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है। आगे देखते हैं।
कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। इसको कैसे बनाया जा सकता है? दो तरीके देखिए। सबसे पहले क्या है, आपको ब्राइन बनाना है ना। ब्राइन क्या होता है? NaCl की जब अभिक्रिया H2O के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ से आपको जो मिलेगा इसको मिला करके ब्राइन कहा जाता है। NaCl है ना, NaCl का H2O के साथ जो विलयन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको NaOH, यहाँ से आपको NaOH मिल जाता है जो आपका क्या है? कास्टिक सोडा है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका Cl2 गैस और H2 गैस भी निकलता है। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, है ना। Na यहाँ से OH निकल गया है, एक H यहाँ बचा हुआ है तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, है ना। तो H2 यहाँ पर निकला, 2 यहाँ, एक 3, एक हो गए, यहाँ पर एक 4 चाहिए, है। तो बैलेंसिंग मायने नहीं रखती है आपकी यहाँ पे। तो यहाँ पर इसको आप क्या करना है? NaCl H2O का एक विलयन बनाएंगे जिसको ब्राइन कहते हैं हम, जिसको क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। और इसमें क्या होगा? ब्राइन से आपको NaOH मिल सकता है। आप इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको क्या लेना है? एक बीकर लेना है और उसमें ब्राइन विलयन बनाना है। ब्राइन एक बीकर लेना है और इसमें आपको ब्राइन विलयन रखना है। ब्राइन विलयन का मतलब क्या है? NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये आपका बना लिया। अब इसमें क्या है? 2 आपको एक एनोड और एक कैथोड लगा देना है, ठीक है। एक एनोड और एक कैथोड। कैथोड पर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज कैथोड, और यहाँ पर एनोड पर प्लस, ठीक है। अब आपका इसमें क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो आपके टूटेंगे, एनोड पर कौन आएगा? एनोड पर चार्ज कैसा है? माइनस चार्ज है ना। सॉरी, कैथोड पर क्या है? माइनस चार्ज है। तो यहाँ प्लस वाले आकर जुड़ेंगे, ठीक है। प्लस वाले आकर जुड़ेंगे तो यहाँ पर एनोड पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और यहाँ एनोड पर आपका कौन बन जाएगा? क्लोरीन गैस बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, और H पर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। क्या कह रहे हैं? एक आपको विलयन बनाना है, ब्राइन विलयन, जिसमें क्या है? NaCl है और H2O है, ठीक है। H2O है और NaCl है, इसके विलयन को ही हम ब्राइन कहते हैं। इसमें आपने एक कैथोड और एक एनोड लगा रखा है। कैथोड पर कैसा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। तो यानी इसके अंदर जो जो मिलाए गए हैं, Na पर प्लस, Cl पर माइनस, H पर प्लस और OH पर माइनस, ये चार्ज इसमें घूमेंगे। कौन? H प्लस इसमें है, OH माइनस है, Na प्लस है ना, और Cl माइनस है। ये पूरे विलयन में घूम रहे हैं, है ना। कब? जब इनमें हम विद्युत का प्रवाह देंगे तब, विद्युत प्रवाहित करने पर, है ना, विद्युत प्रवाहित करने पर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे इस विलयन में या ब्राइन में, तो जितने चार्जेज हैं वो सब अलग अलग हो जाएंगे। Na पर प्लस, Cl पर माइनस, H पर प्लस, OH पर माइनस, ये अलग अलग चार्ज अलग हो जाएंगे, है ना। अब इसमें हमने एक एनोड और एक कैथोड लगा रखा है, तो कैथोड पर कैसा चार्ज? ऋण चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो यहाँ पर प्लस वाले आकर जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लस किसके किसके पास है? H के पास प्लस है और Na के पास प्लस है। तो ये H वाले कहाँ होंगे? इस
इस पर आकर जुड़ना इकट्ठा कर देंगे, है ना। और यहाँ पर आपके जो प्लस है यानी आपका एनोड है, यहाँ पर कौन Cl माइनस आकर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका कह सकते हैं कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी और एनोड पर Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस बनेगी। बाकी आपका बीच में बचा कौन है, ये Na और OH है ना, ये NaOH यही आपके विलयन में पड़े रहेंगे और हमको यही बनाना था क्या, NaOH, जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा जिसको कहा जा सकता है। अब ये कास्टिक सोडा का यूज पूछता है, जैसे आपको एसिडिटी होती है, इनो वगैरह जो आप पीते हैं उसमें क्या होता है, ये कास्टिक सोडा होता है। यानी कास्टिक सोडा को हम पेट की एसिडिटी को, अम्लीयता को कम करने के लिए यूज में ला सकते हैं, क्योंकि ये एक क्या है, प्रबल क्षार है। NaOH है जो OH माइनस देगा, यानी एसिडिटी को कम करने के लिए काम में लाया जा सकता है। बनाया कैसे जाता है, इस तरह से प्रयोगशाला विधि है आपकी ये, है ना। और बाकी रिएक्शन आप इस तरह से NaCl की अभिक्रिया करा देंगे H2O के साथ, है ना, तो वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको क्या मिला कि आपने ये जो कास्टिक सोडा NaOH पढ़ा, इसमें आपको कौन सी गैस मिली, क्लोरीन गैस मिली, है ना। इस क्लोरीन गैस को हम प्रयोग में लाते हैं बेकिंग सोडा को बनाने के लिए और धामन सोडा को बनाने के लिए। ठीक है, होता क्या है कि NH3 जो आपका क्या है, अमोनिया है ना, इसको ब्राइन के साथ NaCl प्लस H2O और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या होती है, जो अभिक्रिया के दौरान गैस निकलती होती है, वहाँ से इसकी अभिक्रिया कराने पर आपको क्या मिल जाता है, NaHCO3 मिल जाता है। NaHCO3, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कह रहा है कि आपने अमोनिया लिखा है ना, और ये आपका क्या है, इतना पूरा क्या है, ब्राइन है ना। ब्राइन क्या होता है, NaCl और H2O के विलयन को ही क्या कहते हैं कि जलीय विलयन, NaCl के जलीय विलयन को, या फिर कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं, है ना। तो ये ब्राइन किसके साथ, CO2 के साथ और NH3 अमोनिया के साथ, यानी आप कह सकते हैं अमोनियल ब्रानाइड सॉल्यूशन, अगर इसको कह सकते हैं हम अमोनियम ब्राइन विलयन कह सकते हैं, है ना, क्योंकि अमोनिया है और इतना पूरा ब्राइन है। तो अमोनियम ब्राइन विलयन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो NaHCO3 आपको प्राप्त हो जाता है ना। NaHCO3 आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब ये आपका किसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, है ना। सोडियम कार्बोनेट में इसको बदला जा सकता है, यहाँ से एक H को निकाल करके, है ना। एक H को निकालने के लिए आप अभिक्रिया करा देंगे हीट देके के, तो यहाँ पे आपको इसको बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अब प्रयोग पूछता है बेकिंग सोडा के, बेकिंग सोडा के प्रयोग को पूछता है, तो आपको पता है जो आपके घरों में केक्स वगैरह, यहाँ फिर ईस्ट जहाँ पर यूज़ होते हैं, जैसे ईस्ट का यूज किया जाता है, वैसे बेकिंग सोडा का भी यूज किया जाता है ना। बेकिंग सोडा का प्रयोग खाने में किया जाता है। प्रयोग आप बुक से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ समझना नहीं है ना। बेकिंग सोडा तो आपको निर्माण केवल समझना था। निर्माण में क्या है, NaCl H2O, जिसको क्या कहता है, ब्राइन कहा जाता है। जब ये अमोनिया NH3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसको पूरे को कंप्लीट हम कह सकते हैं अमोनियम ब्राइन विलयन। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा NaHCO3 बना देगा, जो आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका रासायनिक नाम है, और इसको जनरल भाषा में बेकिंग सोडा कहा जाता है, और इसका प्रयोग खाने में किया जाता है।